नमस्कार, स्वागत है आपका फिवाना हिंदी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और इस क्लास में अपन आज एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे और ऐसा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो शायद आपको किताबों में बहुत अच्छे से मिलता भी नहीं है और समझ में भी नहीं आता। तो इस दृष्टि से भी ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाती है। कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे उससे पहले तो अपन वही देखेंगे, दो शब्द। तो चलिए अपन नियमानुसार सबसे पहले देखते हैं प्रशासनिक शब्दावली या पारिभाषिक शब्दावली के दो शब्द। पहला शब्द है आपके सामने एडमिनिस्ट्रेशन। इसको किस रूप में लिखेंगे अपन? एडमिनिस्ट्रेशन। हालांकि ये एक ऐसा शब्द है जो बिल्कुल कॉमन है, अपन प्रयोग में भी लाते हैं, समझते भी हैं, परंतु फिर भी इसका ध्यान नहीं जाता। ये अक्सर परीक्षा में पूछ लिया जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है प्रशासन। उसके बाद दूसरे शब्द की बात करें तो दूसरा शब्द है SUPPLEMENTARY। क्या बोलेंगे इसे? इसे बोलेंगे सुप्लीमेंट्री। सुप्लीमेंट्री। वैसे सप्लीमेंट्री बोलते हैं इसे सामान्य भाषा में, सप्लीमेंट्री, परंतु सुप्लीमेंट्री इसका सही उच्चारण होगा। और यदि अपन इसका हिंदी अर्थ देखें तो ये तो शायद सभी जानते होंगे, इसका हिंदी अर्थ होता है पूरक। चलिए बात करते हैं राजस्थानी भाषा के शब्दों की। तो राजस्थानी में एक शब्द आता है नीरो। नीरो किसे कहते हैं? तो देखिए, नीरो पशुओं को डालने का चारा होता है। पशुओं का चारा, पशुओं को डालने का, पशुओं के खाने का जो चारा होता है वो क्या कहलाता है? नीरा कहलाता है। उसके बाद यदि अपन अंतिम शब्द की बात करें तो एक शब्द होता है नेत्रो। अब नेत्रो किसे कहा जाता है? ये दही मथने की रस्सी होती है। दही मथने की रस्सी को ही क्या कहा जाता है? नेत्रा कहा जाता है। तो ये थे आज की क्लास के 4 महत्वपूर्ण शब्द। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। और यहाँ पर 4 शब्द थे, एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन, और सुप्लीमेंट्री यानी पूरक, नीरो जो चारा होता है पशुओं का, और नेत्रो दही मतने की रस्सी। तो चलिए बात करते हैं आगे अपने मेन टॉपिक की। तो चलिए आज अपन पढ़ने वाले हैं पदबंध। है ना नया शब्द, नया टॉपिक। तो पदबंध को शुरू करते हैं। पदबंध होता क्या है? सबसे पहले तो उसकी परिभाषा को देखते हैं। देखिए, जब एक से अधिक इकाइयां एक साथ मिल जाती है और एक साथ अर्थ प्रकट करने का काम करती है तो वहां पर हम उन सभी इकाइयों को संयुक्त रूप में पदबंध कह देते हैं। क्या? जब एक से अधिक इकाइयां, या फिर अपन यूं कहें कि जब एक से अधिक पद मिलकर एक व्याकरणिक इकाई में संयुक्त रूप से कार्य करते हैं तो वहां पर हम उन्हें पदबंध कह सकते हैं। और एक से अधिक पद कौन कौन से हैं, कौन कौन सी इकाइयां हैं, उन सभी को समझेंगे। सबसे पहले अपन यहाँ पर परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा में अपन क्या लिखेंगे? जब एक से अधिक पद मिलकर किसका काम करते हैं भाई? एक से अधिक पद मिलकर एक व्याकरणिक इकाई का काम करते हैं तो उसे पदबंध कहते हैं। जब एक से अधिक पद मिलकर एक व्याकरणिक इकाई का काम करते हैं तो वहां पर पदबंध माना जाता है। अब ये एक से अधिक पद मिलेंगे कौन से, किस किस प्रकार के? कोई भी हो सकता है। यदि अपन एक वाक्य की बात करें, वाक्य को पदबंध कह सकते हैं।
क्यों? क्योंकि एक वाक्य में अनेक चीजें होती है, अनेक प्रकार के पद होते हैं। एक वाक्य में संज्ञा पद भी होता है, सर्वनाम पद भी आ सकता है, क्रिया पद भी आता है, विशेषण पद भी आता है, क्रिया विशेषण भी आ सकता है। तो इस प्रकार से एक वाक्य में अनेक प्रकार के पद संयुक्त होते हैं, एक साथ काम करते हैं, तो इसलिए अपन उनको ही पदबंध कह सकते हैं। तो वाक्य में जितने प्रकार के अलग अलग शब्द आए हैं वो एक साथ बंध गए हैं, तो इसलिए उनको पदबंध कहा जा सकता है। जैसे यदि अपन बात करें तो देखिए, एक शब्द की या बात करें तो एक शब्द होता है धीरे। मान लीजिए एक शब्द है धीरे, अपनों ने कह दिया धीरे धीरे, धीरे धीरे, दो शब्द एक साथ मिल रहे हैं, ये तो कहलाएगा शब्द, अब ये कहला रहा है पद। ठीक है, अब ये जो धीरे धीरे है ये तो हो गया पद। अब मान लीजिए कि मैंने वाक्य लिख दिया धीरे धीरे चलता है। अब देखिए, अब यहां पर धीरे धीरे तो हो गया क्रिया विशेषण शब्द और चलता है क्रिया शब्द हो गया। तो यहां पर इन पदों का और इन पदों का मेल हो गया। ये सभी के सभी, ये पद और ये पद आपस में बंध गए, एक साथ मिल गए, तो इसलिए अपन इसको क्या कहेंगे? पदबंध कहेंगे। और अक्सर इस प्रकार से पदबंध का पद परिचय पूछ लिया जाता है। और जो पदबंध है उसमें अपनों ने, मैंने आपको कहा कि भाई संज्ञा हो सकते हैं, सर्वनाम हो सकते हैं, क्रिया हो सकती हैं, तो उनका पता कैसे चले? अब एक वाक्य में यहाँ पर अपने को कैसे पता चले कि संज्ञा पदबंध है या सर्वनाम पदबंध है या क्रिया पदबंध है? तो उसके लिए हमें ये चीज ध्यान रखनी होती है कि कोई भी वाक्य होता है उसमें सामान्यतः सारी की सारी चीजें आती है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, परंतु जिसकी प्रधानता रहती है, जिससे संबंधित ज्यादा पद आते हैं, जैसे एक वाक्य में यदि संज्ञा पद ज्यादा आ रहे हैं तो वहां पर संज्ञा पदबंध माना जाएगा। यदि एक वाक्य में सर्वनाम पद आ रहा है, पद ज्यादा आ रहे हैं, तो वहां पर सर्वनाम पदबंध माना जाएगा। तो इस प्रकार से, हालांकि ये टॉपिक बड़ा आसान है, परंतु अक्सर यूं है कि अपन समझते ही नहीं है, समझने का प्रयास नहीं करते अपनों। ये टॉपिक कुछ नया भी है, इसलिए हमें समझ में नहीं आता। तो जल्दी से इसकी परिभाषा का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद अपन बात करते हैं सबसे पहले तो पदबंध के प्रकार की। पदबंध के कितने भेद हो सकते हैं उनकी अपन बात करते हैं। देखिए, सीधी की सीधी सरल भाषा में कहें तो अलग अलग पद एक वाक्य में आकर जब बंध जाते हैं तो उसे पदबंध कहा जाता है। अब तो समझ में आ गया। तो अलग अलग प्रकार के पद, अलग अलग प्रकार के पद का क्या मतलब हुआ? संज्ञा पद आ गया, एक सर्वनाम आ गया, एक विशेषण आ गया, एक क्रिया विशेषण आ गया, तो ये आकर एक वाक्य में बंध गए तो उसे पदबंध कह दिया जाएगा। अब अपन बात करते हैं पदबंध के प्रकार की। पदबंध के प्रकार कितने प्रकार होते हैं पदबंध के? तो देखिए, यहां पर अपन बात करते हैं कि पदबंध के प्रकारों में संज्ञा पदबंध होता है। संज्ञा पदबंध, पदबंध के प्रकारों में अनेक प्रकार होते हैं। जिस जिस प्रकार के पद आते हैं उसके आधार पर उनका भेद कर दिया जाता है। वैसे ऐसे नहीं माना जाता कि भी पदबंध इतने ही प्रकार के होते हैं। सामान्यतः ये अगर अपन देखें तो 9 प्रकार के लगभग आते हैं, परंतु जितने प्रकार के शब्द आ रहे हैं, जितने प्रकार के पदों का प्रयोग हो रहा है, उसी आधार पर उनका भेद कर लिया जाता है। किसी वाक्य में संज्ञा पद आता है तो इसलिए यहाँ पर संज्ञा पदबंध मान लिया जाता है, यानी पहला प्रकार इसका क्या हो जाएगा? संज्ञा पदबंध। दूसरा, संज्ञा के बाद सर्वनाम आता है तो सर्वनाम भी वाक्य में आ सकता है, तो सर्वनाम पदबंध हो जाएगा। उसके बाद क्रिया पदबंध भी हो सकता है। क्रिया विशेषण
पहले अपन विशेषण देख लेते हैं, सभी विकारी को ले लो। विशेषण पदबंध भी हो सकता है, यानी यहां पर अपनों ने चारों के चारों कौन कौन से ले लिए, विकारी शब्द ले लिए, संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण ले लिए। पांचवें भेद की यदि अपन बात करें तो अव्यय पदबंध, यानी अविकारी शब्द भी इसमें आ सकते हैं, इसलिए इनका भी प्रकार हो गया। अविकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं यदि इनमें बात करें तो देखिए, क्रिया विशेषण होता है, क्रिया विशेषण अविकारी शब्द होते हैं, तो क्रिया विशेषण पदबंध आ सकता है, पदबंध आ सकता है। संबंध बोधक पदबंध आ सकता है, संबंध बोधक पदबंध आ सकता है। तीसरे की यदि बात करें, समुच्चय बोधक पदबंध आ सकता है। चौथे की यदि अपन बात करें समुच्चय के बाद, तो विस्मयादि बोधक पदबंध आ सकता है। अब देखिए, अब आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि इनके तो भेद अपनों ने लिए नहीं, इनके क्यों लिए? देखिए, ये वाक्यों के प्रकार भी हो सकते हैं। कोई वाक्य क्रिया विशेषण बताने वाला हो सकता है, कोई संबंध बताने वाला, कोई समुच्चय बताने वाला, कोई विस्मय प्रकट करने वाला, तो इसलिए अपने ने इनको मोटे तौर पर शामिल किया है। जबकि संज्ञा पदबंध में आएगी तो संज्ञा ही, है ना। अब संज्ञा यानी कोई नाम ही आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा, जबकि ये अलग अलग भाव प्रकट करेंगे, इसलिए अपनों ने इनको पदबंध में अलग से शामिल किया है। देखिए, मैंने यहां पर पहले भी बताया, अब भी बता रही हूं, किसी भी वाक्य को संज्ञा पदबंध कब कहेंगे? जब एक से अधिक संज्ञा पद उसमें आ रहे हो। पहली बात तो आपको मैं बता देती हूं कि यदि एक शब्द होता है तो वह शब्द कहलाता है, पद कहलाता ही नहीं है। तो जब एक से अधिक शब्द होते हैं, अधिक शब्द होते हैं, तब ही हम उनको पद कहते हैं। तो इसलिए संज्ञा के पद बंधते हैं, इसलिए उसको संज्ञा पद माना जाता है, या संज्ञा पदबंध माना जाता है। संज्ञा के पद बंधते हैं, पद का मतलब एक से अधिक। तो संज्ञा के एक से अधिक शब्द यदि किसी वाक्य में आ रहे हो तो वहां पर संज्ञा पदबंध माना जाएगा, और इसी प्रकार की शर्त इन सभी में मानी जाएगी। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन एक एक को शुरू करते हैं। देखिए, एक एक को शुरू करते हैं, एक वाक्य से समझते हैं। सबसे पहले तो बेसिक चीज समझते हैं, उसके बाद अपन भेदों को शुरू करेंगे। मान लीजिए एक वाक्य है, मधु सिलाई का काम नहीं, मधु खाना, सिंपल वाक्य ले रहे हैं, मधु खाना बनाती है, ये वाक्य है। मधु कौन है? संज्ञा, किसी का नाम है। खाना कौन है? संज्ञा, किसी का नाम है। बनाना और होना क्या है? क्रिया, किसी कार्य को होना प्रकट किया जा रहा है। अब पद परिचय की बात करें ना, पदबंध में पदबंध तो अपन पढ़ रहे हैं, पदों का परिचय भी आता है। तब अब पहली बात तो ये संज्ञा है, संज्ञा के बाद इसमें वचन कौन सा है? तो एक वचन है। लिंग पूछ ले तो स्त्रीलिंग है, ठीक है। पुरुष पूछ ले तो अन्य पुरुष है। इस प्रकार से एक पद का परिचय ज्ञात किया जाता है। भोजन का पूछ ले तो संज्ञा है, कैसी संज्ञा है? बहुवचन है, भोजन कभी एक नहीं होता। वचन, खाना बनाती है या भोजन पकाती है, तो खाना जो होता है वो सदैव पुल्लिंग होता है।
तो इसलिए ये पुल्लिंग मान लिया जाएगा। पुरुष की यदि बात करें तो यहाँ पर भी अन्य पुरुष मान लिया जाएगा। तो पदबंध में दो चीजें शामिल की जाती है, एक तो पद परिचय और एक पदबंध। पद परिचय में अपन वाक्य के प्रत्येक पद का परिचय देखते हैं, और प्रत्येक पद का परिचय जब देखते हैं तो अपन उसमें क्या क्या चीज देखते हैं। अपन सबसे पहले तो उसमें व्याकरणिक कोटि देखते हैं, व्याकरणिक कोटि या व्याकरणिक श्रेणी देखते हैं कि भाई वह कौन सी व्याकरणिक श्रेणी में है। वह संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है, अविकारी शब्द है। सबसे पहले तो अपन व्याकरणिक कोटि देखेंगे, उसके बाद लिंग देखेंगे, उसके बाद वचन देखेंगे, उसके बाद पुरुष देखेंगे। यानी इन चारों का परिचय बताना ही, वाक्य के प्रत्येक पद का इनमें से चारों का परिचय बताना ही क्या कहलाता है, पद परिचय कहलाता है। क्लियर है? तो यहाँ पर अपन बात करें पद परिचय की। अब अपन शुरू करने जा रहे हैं पदबंध। अब एक वाक्य में अनेक पद बंधे होते हैं, अनेक पद बंधे होते हैं। सबसे पहला भेद अपनों ने कौन सा देखा? संज्ञा पदबंध देखा। सबसे पहला भेद कौन सा है? संज्ञा पदबंध। अब संज्ञा पदबंध में अपन क्या कह सकते हैं? देखिए, संज्ञा सूचक पद समूह ही क्या कहलाता है? संज्ञा पदबंध कहलाता है। तो संज्ञा सूचक पद समूह है क्या कहलाएगा? संज्ञा पदबंध कहलाएगा। अब इसमें किस प्रकार के वाक्य आ सकते हैं? जैसे यदि अपन बात करें तो देखिए, एक वाक्य आपके सामने है, अयोध्या की राजा, अयोध्या की राजा दशरथ, अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा। ये वाक्य है। पहली बात तो अयोध्या किसी नगर का नाम है, नाम माने संज्ञा है ना। अयोध्या की राजा, राजा भी क्या है? एक जाति है, और जाति का क्या है? नाम है, नाम माने संज्ञा। दशरथ नाम है, एक व्यक्ति का नाम है, नाम है तो ये भी क्या है? संज्ञा। ठीक है। पुत्र है, ये भी जाति है, और जाति का क्या है? नाम है। राम ये भी संज्ञा है, क्योंकि किसी व्यक्ति का नाम है। रावण ये भी संज्ञा है, किसी व्यक्ति का नाम है। ये लीजिए, संज्ञा के 1 2 3 4 5 6 पदों को एक पद में एक वाक्य में संज्ञा के 6 पदों को एक वाक्य में बांध दिया, इसलिए यह वाक्य संज्ञा पदबंध वाला वाक्य कहलाएगा। बस इतना सा काम करना है। अपनी चैनल की क्लास आ चुकी है जिसमें अपन संज्ञा पढ़ चुके हैं, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अविकारी शब्द, सब के सबका अध्ययन अपन इस क्लास में कर चुके हैं। तो आपको इतना तो पता होगा कि संज्ञा किसे कहते हैं? किसी के नाम को कहते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं? किसी के नाम की जगह प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। विशेषण किसे कहते हैं? विशेषता बतलाने वाले शब्द को कहते हैं। अविकारी शब्द या अव्यय शब्द किसे कहते हैं? तो अविकारी शब्द अपन कहते हैं जहां पर रूप बदलता नहीं हो शब्द का, जो हमेशा अविकारी या अपरिवर्तनशील रहते हो। तो इसलिए यहाँ पर अपन यदि देखें तो इस वाक्य में सबसे अधिक संज्ञा शब्दों का प्रयोग हुआ है। और भी देख लीजिए, अब ये तो कारक चिन्ह आए हैं, परसर्ग है, के, ने, के, परसर्ग है, को, ये भी परसर्ग है, मारा, ये क्रियापद है। तो एक क्रियापद है, बाकी 6 संज्ञा पद है। तो इसलिए इस वाक्य को संज्ञा पदबंध वाला वाक्य कहा जाएगा।
जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और वाक्य भी अपन देखते हैं कौन कौन से वाक्य है आपके सामने। वाक्य आपके सामने है। पत्थरों, ईंटों तथा सीमेंट से मेरा घर बन जाएगा। प्रत्येक शब्द का परिचय देखते हैं। सबसे पहले तो पत्थर नाम है, और नाम भी कैसा है? जाति सूचक नाम है, यानी समूह का नाम है। पत्थर कोई भी हो सकता है, किसी भी प्रकार का हो सकता है, तो इसलिए यहाँ पर संज्ञा है, और संज्ञा में भी कौन सी है? जातिवाचक संज्ञा। उसी प्रकार से ईंट है, ईंट भी संज्ञा है क्योंकि किसी का नाम है। अब ईंटें भी कितनी भी हो सकती है, किसी भी प्रकार की हो सकती है, तो ये भी नाम है इसलिए संज्ञा है। परंतु जो संज्ञा कौन सी माने तो जातिवाचक संज्ञा मानी जाएगी। उसके बाद तथा एक योजक शब्द है। सीमेंट, सीमेंट भी किसी पदार्थ का नाम है, और नाम है तो यहाँ पर भी सीमेंट कभी एक नहीं होती, बहुत सारी होती हैं, तो इसको भी अपन किस में लेकर जाते हैं? जातिवाचक संज्ञा में लेकर जाते हैं, तो ये भी संज्ञा है। से क्या हो गया? परसर्ग है। से परसर्ग, परसर्ग किसे कहते हैं? कारक चिन्ह को कहते हैं। तथा योजक शब्द हो गया, यानी इनको जोड़ रहा है। योजक शब्द यानी जोड़ रहा है। अब बात करें मेरा की, तो मेरा, मेरी, मेरे ये संज्ञा के स्थान पर काम आए हैं, इसलिए यहाँ पर ये कैसा माना जाएगा? सर्वनाम। घर, घर किसी स्थान का नाम है, नाम माने संज्ञा। अब बनना और जाएगा, ये दोनों ही कैसे पद हैं? क्रियापद है, क्रियापद है। अब सबसे पहले तो काउंट कीजिए संज्ञा शब्दों को। 1, 2, 3 और 4। 4 शब्द तो है संज्ञा। सर्वनाम शब्दों को देखिए तो सर्वनाम एक ही है। उसके बाद अपन देखें परसर्ग, परसर्ग भी एक ही है। क्रिया 2 शब्द हैं, 2 पद आए हैं क्रिया के। सबसे ज्यादा किसके हैं? संज्ञा के हैं, और प्रधानता किसकी है? संज्ञा पदों की है। तो इसलिए यह वाक्य भी कौन सा वाक्य माना जाएगा? किसका सूचक वाक्य माना जाएगा? संज्ञा पदबंध का सूचक वाक्य माना जाएगा। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से इस चीज को भी नोट कीजिए, इस वाक्य को भी। उसके बाद अपन बात करते हैं आगे। देखिए, वर्तमान में टीकाकरण हो रहा है, कोरोना का वैक्सीनेशन हो रहा है ना। चलिए अपन उसी से एक वाक्य बनाते हैं। कौन सा वाक्य है? वृद्धों, महिलाओं और बच्चों के लिए पहले टीके की व्यवस्था होनी चाहिए। किसके लिए टीके की व्यवस्था होनी चाहिए? वृद्धों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए। और किसकी व्यवस्था? टीके, यानी चारों के चारों क्या है? नाम है। और नाम होने के कारण कैसे हैं? संज्ञा पद है। और संज्ञा पद होने के कारण या संज्ञा पदों की प्रधानता होने के कारण यहाँ पर इस वाक्य में भी कौन सा पदबंध माना जाएगा? संज्ञा पदबंध माना जाएगा। तो इसको भी नोट कीजिए। उसके बाद अपन बात करते हैं अगले वाक्य की। अगला वाक्य कौन सा? देखिए, वाक्य आपके सामने है। नदियों, तालाबों
कुओं तथा समुद्रों में कचरा डालने से बचना चाहिए। कचरा नहीं डालना चाहिए कहीं भी, न नदियों में, न तालाबों में, न कुओं में, न समुद्रों में। देखिए पीछे गंगा की सफाई भी हो रही थी, क्यों? क्योंकि कचरा बहुत हो गया था। अगर कचरा हो जाता है तो हमारा जो जल है वो प्रदूषित हो जाता है, तो इसलिए कचरा नहीं फैलाना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए नदियां, नदियां जो है वो किसी न किसी का नाम है, नाम है, और कैसा नाम है? बहुवचन सूचक है। बहुवचन सूचक है तो यहाँ पर नाम होने के कारण संज्ञा, और कौन सी संज्ञा? जातिवाचक संज्ञा। वही की वही जातिवाचक संज्ञा किस में जाएगी? तालाबों में जाएगी। वही की वही जातिवाचक संज्ञा किस में जाएगी? कुओं में जाएगी। और वही की वही जातिवाचक संज्ञा किस में जाएगी? समुद्रों में जाएगी। और वही की वही जातिवाचक संज्ञा कचरे में भी जाएगी। तो इसलिए कचरा भी नाम है। तो यहाँ पर जो 1, 2, 3, 4 और 5 संज्ञा शब्द आए हैं या 5 संज्ञा पद आए हैं, और संज्ञा पदों की प्रधानता के कारण यह वाक्य भी किससे संबंधित माना जाएगा? संज्ञा पदबंध से संबंधित माना जाएगा। तो इसको भी नोट कर लीजिएगा। और यहाँ पर मैं फिर से आपको बता देती हूँ कि यदि किसी वाक्य में किसी भी पद की प्रधानता हो, चाहे वो संज्ञा हो, सर्वनाम हो, क्रिया हो, विशेषण हो, जिस भी पद की प्रधानता हो, या सीधे शब्दों में कहूं कि जो भी पद एक से अधिक आता हो, वहां पर वही पदबंध मान लिया जाएगा। संज्ञा पद ज्यादा आ रहे हैं, संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पद ज्यादा आ रहे हैं, सर्वनाम पदबंध। तो उम्मीद करती हूँ समझ में आ गया होगा। बाकी प्रकार भी पढ़ेंगे, परंतु अगली क्लास में मिलते हैं। अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।